जैसा कि आप सभी को जानकारी है, भाजपा सरकार के एक साल बेमिसाल, इस पे आज भारतीय जनता पार्टी जिला बूंदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री माननीय हीरालाल जी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप सरकार के एक साल बेमिसाल इस विषय पर अपनी बात को रखें। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर एकत्रित हैं। मैं सभी को पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की 100वें जन्म दिवस की शुभकामना देता हूं। और आज का जो ये हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है और उसमें जिस तरह से 1 साल बेमिसाल आप सबने देखा है कि सरकार का जो पहला बजट आया और उसमें जिस तरह से सरकार ने बजट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी, वो विपक्ष को बिल्कुल भी ये आभास नहीं था कि इस तरह का कोई बजट पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो दे सकते हैं। मैंने विधानसभा में देखा है, कई हमारे प्रतिपक्ष के विधायक थे, उन्होंने भी उस बजट की तारीफ की कि बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये जो घोषणाएं हुई है वो पूरी कैसे होंगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उनके लिए जिम्मेदारियां तय करी, प्रभारी मंत्री हों, प्रभारी सचिव हों, उनको तुरंत जिलों में भेजा और ये तय किया कि जो भी घोषणाएं हुई है, जो स्वीकृतियां हुई है, वो धरातल पर उतरे और उसके लिए निरंतर जिलों में आकर के जिन भी जिलों की वो घोषणाएं थी, वहाँ की चाहे वो ज़मीन का आवंटन के विषय रहे हों, उससे संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई स्वीकृतियाँ जारी होनी हो, चाहे वो वन विभाग से लेकर के हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस से हो या अन्य कोई जानकारियाँ, सारी ऐसी पहली बार बजट का निरंतर मॉनिटरिंग का जो क्रम चला और निरंतर मीटिंगें जिलों में हुई, उसका नतीजा है कि हमारे इस पहले बजट की लगभग सभी घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होगी, तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी होगी, टेंडर जारी हो गए और काम प्रारंभ हो गया। और आपने देखा है कि हमारी जो चुनावी घोषणा थी उसका 50% से ज़्यादा हमने वो घोषणाएं पूरी कर ली है। केवल 1 साल में जो 5 साल की घोषणाएं थी उसका 50% से ज़्यादा काम घोषणाएं पूरी हो जाए, ये पहली बार ऐसी सरकार बनी है भजन लाल जी के नेतृत्व में जिसने ये सब ऐसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं। जिस तरह से आप क्षेत्रवार लेंगे तो हमारे यहाँ पेयजल को लेकर के हो, जल जीवन मिशन को लेकर के हो, तो जिस तरह से इस बार जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस समय जल जीवन मिशन के काम नहीं हुए और काम हुए तो उनमें इस तरह के घटिया काम हुए। हमारी सरकार बनते ही ये तय किया गया कि जल जीवन मिशन के काम भी होंगे और जहाँ उनमें कमियां हैं उनको भी हम दूर करेंगे। यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, जिस तरह से जो भी समस्याएं थी ऊर्जा के क्षेत्र की, उनको हमें जो विरासत में जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के समय जो ऊर्जा का तंत्र मिला था, जो जीर्ण शीर्ण था, उसके लिए उस समय की जो भीषण गर्मी थी जिस समय हमने सरकार संभाली, जब लोगों को जो तकलीफ हुई थी उसको हमने ठीक किया। और यही नहीं, हमने उस गर्मी में जो समस्याएं थी उनके लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी हमने सहयोग मांगा और वहाँ से भी हमने अतिरिक्त बिजली ली और उस समय तो तकलीफ आई, उससे हमने सबक सीखा और उसके लिए अब इस बार जो किसी क्षेत्र के लिए बिजली की ज़रूरत होती है हमें रबी के लिए, उसमें हमने पूर्ववर्ती सरकार की तरह बैंकिंग नहीं किया, हमने बिजली की खरीद करी। जिस तरह से पिछली सरकार ने बैंकिंग करने के बाद हमने उसको चुकाया था तो 10 रुपये तक की बिजली लेकर के खरीदा था। इस बार हमें वो बिजली लगभग 5 रुपये 40 पैसे 5 रुपये तक में
खरीद में मिली, जिससे कि जनता का जो पैसा था वो भी बचा और हमने किफ़ायती दरों पर बिजली खरीद करके अभी जो कृषि क्षेत्र को हम बिजली दे रहे हैं, करीबन आधे से ज़्यादा किसानों को हम निरंतर दिन में बिजली दे रहे हैं, जिसका हमारी घोषणा थी। और आने वाली अगली रबी की फसल होगी, उसके पहले पहले हम पूरे राजस्थान में किसानों के लिए दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस तरह से जो कनेक्शन थे और पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय चुनावी वादे के हिसाब से उनको इतने कनेक्शन जारी कर दिए, उन सब कनेक्शनों को भी हमने धीरे धीरे करके और काफ़ी कीमत पर पूरा कर लिया। आज ट्रांसफार्मरों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो कनेक्शन अभी कृषि क्षेत्र के बकाया रह गए उनको भी हम मई जून तक पूरा करके और 100% किसानों को कृषि कनेक्शन जो हमारे बकाया वो दे देंगे। और हमने जो बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ साथ जिस तरह से हम सोलर लगा करके, चाहे वो कुसुम ए हो, कुसुम सी हो, या फिर हम हर जीएसएस पर भी सोलर लगा रहे हैं हमारी हेम योजना के तहत। और उसके माध्यम से जब ये सोलर लगेंगे, ये ज़मीन पर उतरेंगे, तो हमारी योजना है कि आगे जा कर के ये सोलर लग जाएं, तो जिस तरह से आज बिजली में वेटिंग चलती है, प्रतीक्षा सूची चलती है, हमारे पास जहाँ भी सोलर लगने के बाद अगर वहाँ क्षमता उपलब्ध होगी तो हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि अब बिजली में तुरंत कृषि कनेक्शन, जिस तरह से हमारा इंडस्ट्री को मांगते कनेक्शन होता है, हमारा डोमेस्टिक में कनेक्शन होता है, वैसी योजना हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि कृषि के उपभोक्ताओं को भी मांगने पर कनेक्शन मिल जाए। इसके लिए हम हमारे विद्युत तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि कृषि के उपभोक्ताओं को भी तुरंत मांगने पर कनेक्शन मिले, ऐसे सोलर लगा करके। और हम वहाँ पर जब सोलर चालू होंगे तो ये योजना भी हम लेकर के आने वाले हैं। जिस तरह से जो काम हुए हैं उसकी काफ़ी लंबी सूची है, मैं उसकी सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप उसमें से भी हमारी योजनाओं का जो विकास का है, जो हमारा बजट का है, उसको भी छाप सकें। आजकल कांग्रेस जिस तरह से उसके पास कोई मुद्दे नहीं है और वो बिना मुद्दे के केवल और केवल जब उनसे कुछ हो नहीं रहा, सरकार बढ़िया काम कर रही है, केंद्र की हो या राज्य की हो, ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे कि वो ध्यान बटाए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए हमारी सरकार ने काम किए, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हो, चाहे नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हो, दोनों के नेतृत्व में बाबा साहब को जो सम्मान मिला, कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। उनको सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें भारत रत्न दे करके सम्मानित किया। ये पहली बार हुआ कि ऐसे संविधान निर्माता हमारे जो राष्ट्र नायक हैं उनको भारत रत्न दे करके भाजपा ने दिया। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही उनको कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये मजबूर किया कि कैसे बाबा साहब इस्तीफा दे करके पद छोड़ें। इस स्थिति में उनको आना पड़ा और मजबूरी में उन्हें इस्तीफा दे करके और अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके लिए मजबूर हुए और चुनाव लड़े। तो वहाँ कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दिया और उनका विरोध किया और उनको दोनों चुनाव जो लड़े उनको वो दोनों चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। आज ये ढिढोरा पीट रही है जिस तरह से, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कुछ किया नहीं तो किस बात के लिए बाबा साहब का ढिंढोरा पीट करके, और जब उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उसके पास कुछ ऐसी स्थितियां नहीं हैं तो वो केवल वोटों की राजनीति करके बाबा साहब के नाम का उपयोग करना चाहते हैं, न कि उनका कोई बाबा साहब के प्रति किसी तरह का प्रेम रहा है। जब वो इस तरह की स्थिति है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें यही नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा आज के इस में कि कांग्रेस कहती है कि हम किस मुंह से वो अनुसूचित जाति हो चाहे वो जनजाति हो उसके हितैषी की बात करती है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है और डेटा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब अशोक जी गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री थे, 22-23 के बजट में जो SC/ST के लिए प्रावधान किए गए थे उसमें से 9,789 करोड़ का तो उन्होंने उपयोग ही नहीं किया।
गहलोत जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 2020 और 21 से वर्ष 2022-23 में 3 वर्षों की में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के मद में जो बजट में प्रावधान किया था 30,332 करोड़ रुपए का, उसके विरुद्ध 10,583 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं किए इन्होंने बजट में प्रावधान करने के बाद भी। ये उस वर्ग का हालात है जिनका बजट अनुपयोगी रह गया, जिसकी बात कांग्रेस हमेशा करती है कि हम ये एससी और एसटी की। इसके अलावा चाइल्ड बच्चों के बजट के लिए 19 योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में बजट में प्रावधान किया 1198 करोड़ रुपए का, उसके विरुद्ध मात्र 381 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। जबकि इस योजना में शहरिया जाति के आवासों के लिए विद्यालय, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं के लिए साइकिल, जनजाति वर्ग के बच्चों को प्रतिष्ठित स्कूलों में अध्ययन की सुविधा और अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति को लाभ दिए जा सकते थे। ये लाभ से वो बच्चे वंचित रहे क्योंकि उन्होंने वो बजट को खर्च नहीं किया। इस मुँह से ये कहते हैं कि हम अम्बेडकर जी की बात कर सकते हैं, जिन अम्बेडकर जी ने जिस वर्ग के लिए इतने प्रावधान किए उस वर्ग की कांग्रेस ने कोई चिंता नहीं करी। इस बात को दिखाता है कि उनके कल्याण के लिए बात करना कांग्रेस को कभी शोभा नहीं देता। एक तो तरफ तो इन वर्गों की वो तरफदारी और हिमायती होने की बात करते हैं, जबकि उनके समय में ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए आवंटित बजट का उपयोग ही नहीं हो सका। इस कारण नियंत्रण महालेखा परीक्षक को अपनी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इस पर गंभीर टिप्पणियां करनी पड़ी। यदि उक्त बजट का उपयोग कर लिया जाता तो इन वर्गों के लाखों बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलते। उन्होंने 22-23 में कई विभागों की योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किए बिना ही, जब हम किसी भी बजट का अवलोकन करते हैं, अनुपूरक मांगे अगर हम रखते हैं सदन में तो वो रखते हैं कि इसमें बजट की जरूरत है। उन्होंने कभी कोई उसका अवलोकन नहीं किया और अनुपूरक मांगे आवेदन उन्होंने स्वीकृत करा ली, जबकि मूल बजट में ही राशि का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति खुद वित्त मंत्री गहलोत जी के रहते हुए उनके इन कार्यकालों में हुई है। इसका गहलोत जी को हिसाब देना चाहिए और कांग्रेस को कभी संविधान निर्माता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। वोट बैंक की राजनीति करके तो बाबा साहब का केवल नाम का उपयोग कर रहे हैं, जबकि उनको कभी उन्होंने सम्मानित नहीं किया, कभी उनको नवाजा नहीं और बल्कि अपमानित करने का काम किया है। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से, और ये केक की रिपोर्ट भी आपको दूंगा कि उसकी भी एक कॉपी मिले, और आपको निश्चित रूप से जो कांग्रेस अम्बेडकर जी की बात करती है, एससी एसटी वर्ग की उत्थान की बात करती है, उसकी बातों को प्रमुखता से आपको अपने आज छापना भी चाहिए कि इनकी ये हालात हैं कि किस तरह से किस मुँह से बात करते हैं। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बूंदी वासियों को सौभाग्य कि हम ट्रिपल सरकार पे बैठे अपन। पिछले 3-4 महीनों से भाजपा का बोर्ड है यहाँ पे। दो ऐसे काम बताएं जो जिनसे कोई जनता को लाभ हुआ हो, सौंदर्यीकरण हुआ हो, शहर के गड्ढे मुक्त हुए हो, पर्यटन को लाभ मिला हो, रोजगार के साधन बढ़े हो, ऐसा कोई दो एक काम बताएं। देखिए, बूंदी में कोई भी हमारी यहाँ नगर निकाय है, उस पर भी हमारे यहाँ काबिज हुए हैं और हमने एक योजना बनाई है यहाँ के लिए, बूंदी के सौंदर्यीकरण के लिए। चाहे वो यहाँ की हमारी रामगढ़ विस्तारी जो हमारा बड़ा पर्यटन का स्थल बनेगा उसको ले लो आप, कैसे बूंदी सौंदर्यीकरण हो उसके लिए हम योजना बना रहे हैं, उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं और बहुत बड़ी योजनाएं बूंदी में आएगी जिसको कोई भूतों भविष्य आप कभी सोच नहीं सकते। बूंदी के विकास के लिए इतनी योजनाएं बन रही है, वो तैयारी हम कर रहे हैं। अब कोई भी 5 साल के लिए सरकार बनी है तो सारे काम 1 साल में कर दें, ये संभव हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बूंदी की सौंदर्यीकरण की चिंता हमें है, हमारी सरकार को है, हमारे यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला हैं उनको है, और निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बूंदी में आएगी जिससे पर्यटन के मामले में राजस्थान का सबसे प्रमुख केंद्र बूंदी और कोटा बने, हाड़ौती बने, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आज यहाँ रामगढ़ विस्तारी में ले लो, आज 6 टाइगर हो गए, 3 टाइगर फिर यहाँ आ रहे हैं। जब इतना बड़ा इस कार्यकाल में ये काम हो रहा है, आने वाले समय में
निश्चित रूप से इसको सर्किट बना करके बूंदी का सौंदर्यीकरण भी होगा, यहाँ की झील, तालाब, तलाइयाँ, इसमें बोटिंग हो, ये सब काम होंगे। लेकिन उसमें कुछ समय प्लानिंग में तो लगता है और हम निश्चित रूप से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ के सौंदर्यीकरण गड्ढे भी बुझेंगे, ठीक भी होंगे और आप जो कह रहे हो वो भी काम होगा। नगर 280 करोड़ के प्रस्ताव भेजे थे 280 करोड़ जो नगर परिषद बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बात उभर कर सामने आई थी कि को ऋण देगा, तो ऋण देने की वजह अनुदान क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार पड़ेगा नगर परिषद को। नगर परिषद के पास 100 इतने नहीं है कि वो इस ऋण को चुका सके। वो देखिए, कोई भी ऋण देता है वो देखता है, प्रॉपर्टी भी देखता है, उसकी आय भी देखता है, वो सब देखता है, कोई ऐसे नहीं देता है। और हम आपको बता दें कि उसका चुकाने की भी व्यवस्था हम ही करेंगे, उसके लिए भी सोर्स डेवलप करेंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसके अभाव में कोई काम रोक दे, ये संभव नहीं है। काम कराना हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसलिए यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, यहाँ के बिजली तंत्र को विकसित करना हो, ये सुंदर लगे, बाजारों में जाए, एक जैसा कलर हो। बूंदी इतनी बड़ी धरोहर है, इतना बड़ा यहाँ मतलब है, तो उसको सांभ सवार करना ये सब हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। नहीं, बात ये सामने आई थी कि कांग्रेस शासन में 165 करोड़ रुपए सरकार का अनुदान दिया, तो उसी तर्ज पर अनुदान क्यों नहीं दिया गया? वो अनुदान तो आता है ना, क्यों नहीं आता है अनुदान? जो भी हर साल देखिए, ये एक फिक्स है कि यहाँ की शेयर मनी आनी है, अनुदान आना है, वो तो फिक्स है। अनुदान अलग है जो आप बता रहे हो, वो डेवलपमेंट के साथ। हाँ, तो उससे काम नहीं चलता ना, उससे अतिरिक्त लेना है तो वो हम संसाधन जुटा करके कहीं से भी मतलब है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी लोन क्यों ले? मैं आपको एक बात ये है, मैं आपको एक जानकारी दूं कि पिछले बोर्ड की जो उपलब्धियां मान लो ये बताते हैं। बूंदी का टाउन हॉल 21 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। 21 करोड़ रुपए ही लोन लिया है। नगर परिषद की बिल्डिंग 11 करोड़ 10 करोड़ रुपए का लोन है जो अब आ रहा है। इनके टाइम पे तो लैप्स हो गया था, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने उसको वापस रिन्यू कराया है। 280 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाकर हमने भेज दी। पुडको से हमारे पास लेटर आ गया, उसकी डीपीआर बनाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एजेंसी फाइनल कर दी। डीपीआर जैसे ही बनेगी और उसमें मुख्य रूप से 65 करोड़ रुपए की सड़कें हैं। सड़कों के लिए कोई ऐसी डीपीआर या इस तरह की जहाँ सिविल लाइन या पानी की लाइन या जो डल गई, उन सारी सड़कों का दुरुस्तीकरण का काम हम इसी 1 साल के कार्यकाल में ही कर देंगे। और अब कोशिश कर रहे हैं कि बूंदी का नक्शा चेंज हो। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी रात दिन हर हफ्ते में बूंदी का फीडबैक ले रहे हैं और बूंदी शहर के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सबसे बड़ी समस्या ये रुकना ही नहीं चाहता। अब आप सभापति जी आपके पास बैठे हैं, अरे आप ये तो बताओ कि पहली बार हमने सभापति यहाँ ज्वाइन करने को मजबूर तो किया ना, ऐसे क्यों करते हो कि मतलब हाँ तो किया तो वो काम भी करेगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाएगा। वो खुद की मर्जी से छुट्टी पे भी चला गया। हाँ, तो छुट्टी पे जाएगा ना तो सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, अगर वो कोई कारण नहीं होगा तो हाँ, पहले भी वो सस्पेंड हो गया है ना। चिंता मत करो, हमारे पास सरकार है। आपने गत सरकार पे आरोप लगाया अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। इस वक्त अभी सर्दी पड़ रही है, सबको पता है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों में जो बालिकाएं बच्चे वगैरह रहे, उनके पास अभी तक पर्याप्त मात्रा में बिस्तर नहीं पहुंचे हैं। पुराने जो बिस्तर है वो पटियाल गद्दे हैं आज की तारीख में। उसकी हम स्थिति दिखवा लेंगे, अगर कहीं कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसको ठीक कराएंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उपलब्ध कराएं, और नहीं होंगे तो हम हमारी तरफ से कोई एनजीओ की तरफ से उपलब्ध करा देंगे, हम चेक करा लेंगे। वहाँ उनको ठंड सर्दी से नहीं मरने देंगे, आपको बता दें। हम उनको कंबल भेज देंगे, बिस्तर भेज देंगे जी, क्या है। ऐसे भी तो कंबल बांटते हैं ना हमारे स्पीकर साहब, 1500 कंबल यहाँ भिजवा देंगे। अभी कहेंगे कल शाम को आ जाएंगे ना, क्या चिंता करें। 280 करोड़ रुपए बेसारा गोवन से आमजन की जान को खतरा बना देता है, क्योंकि आपने जो लिखा हुआ सरकार 280 करोड़ का विजन नहीं है। इसके लिए सरकार की नगर परिषद बोर्ड की क्या योजना है? राजस्थान सरकार द्वारा नई गौशालाओं के प्रस्ताव मांगे गए थे। बूंदी नगर परिषद में गौशाला के प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित होने वाले हैं। जमीन हमारे पास चिन्हित है। जैसे ही बजट आएगा, हम पहले भी गौशाला बनी थी, बाकी वो कोर्ट के डिस्प्यूट में चल गई, और जैसे ही ये 1.5 करोड़ रुपए का बजट हमें मिलेगा, 1.5 करोड़ 1 करोड़ जो भी आवश्यकता होगी नगर परिषद अपने फंड से लगाकर गौशाला बनाएगी। जमीन को चिन्हित कर लिया, कहाँ पे क्या जमीन चिन्हित कर लिए, 2 जमीन है। जैसे भी हम उपलब्ध कलेक्टर जिला प्रशासन से बजट तो आए ना, जिला प्रशासन तय करके लोट हमको ही करना नहीं, कर देंगे हम।
कोई उसका लोड ज़्यादा दे दिया या समय ज़्यादा दे दिया, वो VCR सेटलमेंट में जाए। इसी के यहाँ 50% पैसा जमा कराए और सेटलमेंट में जाएगा, उसका सेटलमेंट हो जाए, तो जो भी वो एक्चुअल में होगा उसकी जांच हो करके और वो सेटलमेंट हो जाता है। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। हिंडोली और विधानसभा में हिंडोली और नेड़वा के जो चिकित्सालय वहाँ 11 में से 10-10 डॉक्टर बाहर है, डेपुटेशन पे है। सीएमओ से जांच भी हुई, करीब 15 दिन से जांच करने भी आए, 6 घंटे में दस्तावेज भी ले गए। न तो प्रतिनियुक्तियां निरस्त हुई, न कोई वहाँ पे चिकित्सक बैठे, जनता वहाँ से यहाँ इलाज कराने आ रही है। देखिए, जहाँ जहाँ भी कमियां हैं डॉक्टर्स की और हमारे चिकित्सा कर्मियों की, उसके लिए हमने लगभग 50,000 की भर्तियां इस विभाग के लिए निकाली हैं और नया सिलेक्शन होगा तो वहाँ की कमियां भी दूर होगी। अब जो आप विषय बता रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी करके, और अगर कोई कमी है तो मैं चिकित्सा मंत्री से बात करेंगे कि उसमें क्या, उसको क्यों वो डेपुटेशन पे है और क्या कारण रहा। अगर वो बिना किसी कारण के, बिना आवश्यक उसके डेपुटेशन पे, तो उनको निरस्त कराने की बात करेंगे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर क्लियर है कि डेपुटेशन किसी भी हालत में नहीं किया जाए। वो जांच करा लेंगे। छोटा सा बता, कई विकास के काम जो इस कार्यकाल में बूंदी जिले के लिए हुए हैं और पूरी राजस्थान की जनता के लिए हुए हैं, उसको जमीन पर उतारने के लिए निरंतर हमने मॉनिटरिंग करी है और उन विकास कामों का आज सारी स्वीकृतियां निकल चुकी है। जितने विकास काम हमने बजट में स्वीकृत किए थे, ये पहला बजट है जब इतनी जल्दी सारी स्वीकृतियां, उनकी FS TS निकल करके और उनकी ज़मीनें आवंटन हो करके इन विकास के कामों के लिए हमने स्वीकृतियां निरंतर मॉनिटरिंग करके जारी करवाई है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से मेरे पास एक लंबी चौड़ी सूची है, बूंदी जिले में भी हर विभाग, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो ERCP के माध्यम से यहाँ होने वाले पेयजल की व्यवस्था के काम हो, इतने बड़े कामों की हमारे पास सूची है कि जिसका इस कार्यकाल में भवन लाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। आप देखिए, ERCP ऐसी योजना है जो अभी तक कांग्रेस जिसको लटका करके केवल राजनीति कर रही थी और झूठा प्रचार प्रसार करके और जनता को गुमराह कर रही थी। हमारी सरकार ने आते ही MP मध्य प्रदेश के साथ MOU किया। अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट है, तो अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट में जब तक हम उस संबंधित राज्य की सरकार के साथ समझौता नहीं करेंगे, वहाँ तक संभव नहीं है। तो आरोप है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, वाई सरकार ने टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकाल आया, उसका मतलब अवार्ड कर दिया, उसकी वर्क ऑर्डर दे दिया, उसकी DPR बन रही करके तैयारी चल रही है और वो काम चालू होगा। 9,500 करोड़ के तो टेंडर निकाल दिए, उसके अलावा बाकी की भी हम DPR बना रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब इससे पेयजल से लेकर के और चाहे वो सिंचाई से लेकर के और उद्योगों को भी मतलब हमारा पानी देने का काम करेंगे। जितना बड़ा इस कार्यकाल में हमारी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से एक्सप्रेसवे निकला है, उस एक्सप्रेसवे से जो बूंदी जिले में से निकल रहा है, यहाँ पानी की अपार संभावना है। कई इंडस्ट्रीज आएंगी, जो कनेक्टिविटी होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले समय में जो इंडस्ट्री आएगी, जो रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे, वो अपार होंगे। बूंदी की इतनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी कि बूंदी जिले से एक्सप्रेसवे निकला है, बूंदी जिले में एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी, एक्सप्रेस वे से होगी, सीधा हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में पर्यटन यहाँ आएगा, यहाँ आकर के वो सारी कनेक्टिविटी के बाद पर्यटक यहाँ आएगा, तो निश्चित है बूंदी के जैसा पर्यटकों के लिए कोई बेहतर जगह नहीं होगी। क्योंकि बूंदी में रामगढ़ विषधारी जब डेवलप होगा तो वो केवल जंगल ही नहीं, जंगल के साथ साथ यहाँ की विरासत को भी देखने के लिए आज पर्यटक आता है, उसको जंगल भी सफारी का भी काम मिलेगा और उसके साथ कई उसको नौकायन का भी यहाँ लुत्फ उठाने का मिलेगा। तो निश्चित रूप से बूंदी के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर आने वाले समय में रहने वाला है।
तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज़, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।